हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जीओसी पार्ट 1। जीओसी पार्ट 1 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की और बॉन्ड क्लीवेज की, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके वेरियस एप्लीकेशंस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, इन सब की हम लोग बातचीत करें। यहां पर हमारे पास वेरियस टाइप के इंटरमीडिएट्स भी मिलेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट्स की भी हम लोग यहीं पे बात करेंगे। एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सारी बातें हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब जीओसी पार्ट 1, पार्ट 2 है आपका मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, पार्ट 1 है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ में आता है आपको मेरे बेटे, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन जीओसी पार्ट 2 बहुत अच्छे समझ में आएगा। काफी आसान है। Try to understand. Let's start our lecture. GOC part 1. देखो बेटे, सबसे पहली बात जो हम इसमें करने जा रहे हैं उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड फिजन या क्लीवेज, कुछ भी कह सकते। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने 3 तरीके के बॉन्ड पढ़े हुए थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम तो यहां सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन की इसलिए है क्योंकि कार्बन हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, formation of long and long chain with the carbon atoms by the formation of covalent bond. In between the carbon atoms, the covalent bond are present. Organic chemistry covalent bond की chemistry है। Fission, cleavage, टूटेगा, covalent bond कैसे टूटेगा? There are 2 type of fissions in the case of covalent bond. Let's start one by one. Number first, A part. Homolytic bond fission or you can also say that homolysis. When the covalent bond fission takes place in such a way that equal distribution of
shared pair of electrons takes place. It is the case of homolysis, which results in the formation of highly unstable या highly reactive intermediate known as free radicals. मेरे बच्चों, अगर कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए कि दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में टेक पार्ट किए हैं वो हाफ हाफ हो जाए, दोनों के पास आधे आधे इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो इस तरीके के बॉन्ड फिजन को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। अगर ये कहीं हो जाए तो इससे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव, मतलब दे हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक जो है आपके पास ए बी, इस तरीके से आपके पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होगा। दिस फिजन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एरो। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ एरो का क्या मतलब है? ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना, दिखाई दे रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा। और कोई तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? हाँ, एक और तरीका है। ए बी के बीच बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड को होमोलिटिक दिखाने के लिए, होमोलिसिस दिखाने के लिए आप इनके बीच में एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। ये दोनों ही एक ही चीज, हाफ एरो या डॉटेड लाइन। इससे क्या होगा भाई? होमोलिसिस हो जाएगी। और क्या हो? होमोलिसिस। होमोलिसिस से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी के पास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पेयरिंग करने के लिए जबरदस्त जो है ट्राई करेगा। इट वांट टू पेयर। तो ये दोनों क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल। क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल्स। ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हैविंग हाफ लाइफ, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ वाले हों। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन एटम है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मैं यहां मान के चलूं, ध्यान से देखिए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, हाँ कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, because in the case of hybridization, very good, in the case of hybridization only sigma bond take part, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट करते हैं, पाई बॉन्ड तो टेक पार्ट करते नहीं। अच्छा, और पाई बॉन्ड तो है भी नहीं, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये हाइब्रिडेशन टेक पार्ट करेगा ही नहीं। ये तो
खुद ही अपने आप को पेयरिंग करने में लगा रहेगा। अच्छा, अगर sp2 है तो ये प्लेनर स्पीसीज, प्लेनर स्पीसीज। तो फ्री रेडिकल्स आर प्लेनर स्पीसीज। सारे के सारे एटम, चारों एटम मतलब 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एक ही प्लेन पर हो। इफ one unpaired electron is present, the species will be paramagnetic in nature. What are paramagnetic species? मैंने याद करो, मैंने आप लोगों को MOT में पढ़ाया था। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं which are weakly attracted towards the external magnetic field, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और वेरी वेरी लेस स्टेबल, मैं कह सकता हूं हाईली रिएक्टिव, वेरी लेस स्टेबल। क्यों? इट हैव टू पेयर अप इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर करने ही पड़ेंगे अगर ये स्टेबिलिटी लेना चाहता है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये मैंने आपको कुछ जनरल आइडिया दे दिया फ्री रेडिकल का। ये फ्री रेडिकल है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 7। चाहिए कितने? एक और चाहिए, 8। तो तुरंत ही किसी दूसरे फ्री रेडिकल से टकरा जाएगा और रिएक्ट कर लेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा, अगर इनकी स्टेबिलिटी निकालनी हो तो कोई एक जनरलाइज्ड ऑर्डर दिया जा सकता है क्या? हाँ, दिया जा सकता है। देयर इज ए जनरलाइज्ड ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी। तो जनरलाइज्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं बेटे। देखिए, generalized order for the stability of free radicals। ये थोड़ा सा इस समय याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल C6H5 होल थ्राइस C फ्री रेडिकल। C6H5 फिनाइल रिंग है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, फिनाइल बन जाता है। IUPAC हम अभी भी पढ़े। ये फिनाइल रिंग बना के दिखाऊं, ये इस तरीके से बनेगा मेरे बच्चे। एक हाइड्रोजन निकाल के कार्बन को से जोड़ दो, इसको एक हाइड्रोजन निकाल दो और इसको कार्बन से जोड़ दो मेरे बेटे। 3 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं और इस कार्बन पर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। बेटा नाम लिख लीजिए, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, FR। could you understand FR? it is free radical। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक रिंग हटा दो, C6H5 होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, नाम हो जाएगा डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, नाम होगा बेंजाइलिक
क्योंकि दिस ग्रुप इज बेंजाइल ग्रुप, कॉमन नेम में हमने पढ़ रखा है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। उसके बाद टर्शरी, दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। then allylic free radical, then secondary free radical, because the free radical is present on the secondary carbon. This is tertiary because free radical is present on the tertiary carbon. अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, क्यों मैंने इनिशियली आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन इन सब के बारे में बताया था। It is primary free radical. Free radical is present on the primary carbon, and the least stable is CH3 free radical. It is important to note here that it is a generalized order. It means most possibility is this, but there may be some other factors. After studying the electronic effect, we will observe some of the special characteristics and some of the special orders also. But the generalized is this. It may be like it, but according to the electronic effects, the order may change. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने तक हम इस जनरलाइज्ड ऑर्डर को याद रखें, आगे भी याद रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देयर मे बी सम करेक्शंस। करेक्शन इस ऑर्डर में नहीं है, जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा वो अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्रिएट करे, तो उस समय आपको वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पे लगाने पड़ेंगे। एक जनरलाइज्ड ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया। ये हो गया आपका बेटा फ्री रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस, इतने नाम बोले जा सकते हैं, मैं सारे नाम आपको बता दूं। और इस केस में देयर इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। The number second type of bond fission is heterolytic bond fission. चलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी नाम में? आ गया, वेरी गुड। चलिए बातचीत करते हैं। नाउ बी पार्ट, heterolytic bond fission, also known as heterolysis. अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटे, मैं थोड़ा सा शीट पीछे कर रहा हूं। ये वाला जो है हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा है, ठीक है? ये आपको भेज भी दिया जाएगा, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब हम दूसरे तरीके का बॉन्ड फिजन पढ़ने जा रहे हैं, जिस बॉन्ड फिजन का नाम है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या हेट्रोलिसिस।
वैसे मैंने वेटिंग रूम यहां से इसमें से ओमिट कर दिया है, तो जिसका डिस्कनेक्ट हो भी जाए वो तुरंत ही तत्काल अपने आप कनेक्ट कर ले। मैंने वेटिंग रूम ही ओमिट कर दिया इसमें से। व्हाट इज हेटेरोलिसिस? लेट्स स्टार्ट। व्हेन द covalent bond fission takes place in such a way that both the shared pair of electrons are gone to one of the atom, while other have to lose it. Results in the formation of oppositely charged ions. It is known as heterolysis. इसी को हेटेरोलिसिस कहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी के बीच कोई हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, तो ए और बी में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाए और इसको फुल एरो से दिखाया जाएगा। एरो की जो टेल होगी वो शो करेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है कहां से जा रहे हैं या कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और एरो का जो हेड होगा वो ये शो करेगा किसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे एज लाइक दिस। इसका मतलब ए इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बी इज गेनिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर बी के पास आ, अपोजिट चार्ज रेडिकल्स आर फॉर्म, आयंस आर फॉर्म। इन आयंस को अपोजिट चार्ज रेडिकल्स कह सकते हैं, कैटायन एनायन। जिसके पास टेल है एरो की वो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल बनाएगा, और जिसके पास एरो का हेड है वो निगेटिव चार्ज रेडिकल बनाएगा। ध्यान देना, पिछला वाला फ्री रेडिकल था, चार्ज नहीं था, ये रेडिकल्स चार्ज हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनको अपोजिट चार्ज आयंस कह सकते हैं, अपोजिट चार्ज रेडिकल्स कह सकते हैं। हो क्या रहा है? हेटेरोलिसिस। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एरोस। एरो की टेल पॉजिटिव चार्ज शो कर रही, एरो का हेड निगेटिव चार्ज शो कर रहा है। तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा जाएगा इसे? कैटायन। बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्या कहा जाएगा इसे? एनायन। चलो एक करके दिखाता हूं। मान लो CH3Cl, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, हेटेरोलिसिस हो रहा है। CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे बच्चों, Cl पर निगेटिव चार्ज आएगा मेरे बेटे। CH3 पॉजिटिव मिथाइल
कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। ओनियम मतलब पॉजिटिव। ध्यान दो, मैं बच्चों को समझाता हूं। ओनियन क्या होता है? ओनियन मतलब प्याज। अगर उस प्याज का एन हटा के एम लगा दो तो बन जाता है वर्ड ओनियम। ओनियम मतलब पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव कार्बोनियम, क्लोरीन पर पॉजिटिव क्लोरोनियम, ब्रोमीन पर पॉजिटिव ब्रोमोनियम, H3O पॉजिटिव। हाँ, मैं जो लास्ट बोलने जा रहा था वो आपने बोल दिया। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम। और प्याज भी पी से शुरू होता है और पॉजिटिव भी पी से ही शुरू होता है, ध्यान रखना। तो ओ नियम मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखिए। वेरी गुड बेटे। ऐसे ही थोड़े थोड़े ट्रिक्स से चीजें याद कर लो। अब जरा कार्बोनियम आयन बना के आपको दिखा देता हूं और आप मुझे बताइए क्या मैं सही बना रहा हूं। ये कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन एटम। अच्छा बताओ, Cl निगेटिव को क्या कहोगे? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, और क्या कहें? इसका तो यही नाम है। अच्छा, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोनियम आयन। पहली बात। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एनी प्रॉब्लम? 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है। नंबर दूसरा, प्लेनर स्पीसीज। नंबर तीसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। thus acts as electrophile। इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से एक्ट कर रहा है। बेटे ध्यान रखना, फाइल मतलब लव और इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। इट इज ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अच्छा, ऐसा क्यों? इट हैज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां सेक्सटेट प्रेजेंट। और पूरी केमिस्ट्री में लड़ाई किस बात की? मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था केमिस्ट्री में 3 चीजें हैं, चौथी चीज कोई नहीं। एक है एटम, एक है मॉलिक्यूल और एक है रेडिकल। ये 3 चीजें समझनी है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। और लड़ाई किस चीज की है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। जैसे लाइफ में आपकी लड़ाई किस बात की? अपने आप को स्टेबल कर। आप स्टेबल हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इसी की तो लड़ाई है। तो पूरी केमिस्ट्री आपकी लाइफ से मिलती जुलती। लड़ाई किस बात की? लड़ाई ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, भाग दौड़ बंद हो जाए, यही लड़ाई है। लाइफ में पूरी जिंदगी आदमी भाग दौड़ ही तो करता है, और क्या करता है? किसके लिए भाग दौड़ करता है? टू गेट स्टेबलाइज। ये सारे भी रेडिकल, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, या एटम हो, इनकी लड़ाई किस बात की? भाग दौड़ किस बात की? टू गेट स्टेबलाइज। तो CH3 में, CH3 पॉजिटिव में क्या प्रेजेंट है? सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। व्हाट इट नीड्स? इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबलाइज। इट नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लड़ेगा। तो जिसके पास जिस चीज की कमी होती है
उसी के साथ अट्रैक्शन होता है। इसके पास किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इसका अट्रैक्शन किसके साथ होगा? इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा विल लव द इलेक्ट्रॉन, तो मैंने नीचे लिख दिया। वैसे भी फाइल जो है फॉरेन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ध्यान रखिएगा इस वर्ड, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ जाती है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेक्सटेट प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से काम करेगा। अच्छा, मैं यहां एक वर्ड और जोड़ दूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है इसमें, लुईस एसिड की तरीके से एक्ट करेगा। चलो, लुईस एसिड अभी इक्विलिब्रिया मैंने आप लोगों को स्टार्ट नहीं किया है तो नहीं जोड़ रहा, फिर भी ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वर्ड तो याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई जनरलाइज्ड ऑर्डर है जिसमें हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं? ये तो दिखाई दे रहा है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भाग दौड़ जारी है इसमें, स्टेबल तो है नहीं। हाँ, जनरलाइज्ड ऑर्डर है। एक जनरलाइज्ड ऑर्डर की बात करते हैं। C6H5 होल थ्राइस C पॉजिटिव, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर C6H5 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। फिर C6H5 CH2 पॉजिटिव। भाई ये मैं एनसीईआरटी का ऑर्डर लिख के दे रहा हूं, यहां मैं स्टार मार्क लगा दूंगा। एनसीईआरटी नहीं मानती, लेकिन टर्शरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। ये टर्शरी कम स्टेबल नहीं होता, ज्यादा होता है। एनसीईआरटी नहीं मानती, एनसीईआरटी तो रेजोनेंस को ही प्रेफरेंस देती है। तो भाई साहब, मैं आप लोगों के नंबर नहीं कटवाना चाहता, एनसीईआरटी बेंजाइलिक को ही ज्यादा देती है, लेकिन होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं, एनसीईआरटी के अलग याद नहीं करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं कि होता ऐसा है कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल, लेकिन एनसीईआरटी नहीं मानती साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, अब इसके नाम तो मैंने पहले ही बता दिए, इसलिए मैं नाम लिख नहीं रहा। एलाइलिक मतलब लगभग वही ऑर्डर है जो फ्री रेडिकल में था। उसके बाद सेकेंडरी, आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी इथाइल भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। अच्छा बेटे, अगर कार्ब एनायन बन जाए तो, चलिए कार्ब एनायन की बात कर लेते हैं। कार्ब एनायन होता है CH3 निगेटिव, ये कार्बन है, इससे इस तरीके से 3 हाइड्रोजन एटम बने, और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर अन नॉन बॉन्डेड है। हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप हो जाएगी, अनस्टेबल तो होगा ही होगा, रिएक्टिव होगा पिरामिडल शेप के साथ, और इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है। क्यों? हैविंग वन unshared pair of electron. Nucleo means nucleus, phile means